अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। एक करंट लूप या का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, यानी अगर हम एक लूप कैरिंग करंट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक लूप रखा हुआ है। अब लूप का कोई भी शेप हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन ये एक क्लोज्ड लूप है और इसमें से करंट पास हो रही है। जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आप जानते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी एक कॉइल को, एक लूप को कैरिंग करंट, जब उसमें उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, उस पर टॉर्क वो होता है, मैक्सिमम टॉर्क उस पर होता है, शाबाश, एन, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें होंगी, एन, आई करंट जितनी इसमें पास होगी, ए एरिया ऑफ द लूप जो होगा, बी, ठीक है ना। फिर इसमें साइन ऑफ एंगल भी होता है, उस एंगल को हम कॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इज 1, तो लिहाजा मैक्सिमम टॉर्क इस पर होगा एन आई ए बी। ये हम इसी चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, लूप को जब रखा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो टॉर्क एन मैक्सिमम उसका वैल्यू हो सकता है एन आई ए बी। मैंने कहा कि इसमें साइन ऑफ एंगल या फिर उस एंगल को चेंज करके, साइन को कॉस में चेंज करके कॉस ऑफ अनदर एंगल लिखा जा सकता है, लेकिन फिर हमने यहाँ पर उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर लेना है तो वो साइन हो या कॉस हो, उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इज 1, तो लिहाजा एक्सप्रेशन आएगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए एन आई ए बी, ठीक है भाई। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हम इस तरह से एक मैग्नेट को देख लीजिए, ये इसमें ये टॉर्क तो प्रोड्यूस होता है। हम ये भी जानते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई अगर आपके पास लूप है, मान लीजिए इस तरह से, अगर इसमें से एक करंट पास हो जाए, तो जब इसमें से करंट पास होती है तो ये लूप कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आप जानते हैं जिस फेस में से, जिस प्लेन में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रही हो, वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप उसको वहां से देखें, दूसरे साइड से, दूसरे प्लेन से, तो वो फेस इस लूप का या वो प्लेन इस लूप का, वहां से आपको यही करंट लगेगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और वो वाला प्लेन जो है वो आपको नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। मतलब ये हुआ, अगर आप एक तार को इस तरह से सर्कल में बेंड करते हैं और आप इसमें से कोई करंट पास करते हैं, तो जब भी इस लूप में से करंट पास होगी और वो प्लेन जिसमें से करंट पास होती हुई आपको लगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो प्लेन बिहेव करता है एज नॉर्थ पोल, और दूसरा प्लेन जो रहेगा वहां से आपको करंट लगेगी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो बिहेव करेगा एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, यानी ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब इसी तरह से ये जो लूप हमारे पास है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास है ही, और अब ये भी बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है तो इस पर क्या होता है, इसमें भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाला है कि जब आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम टॉर्क वो होता है एम मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी। ये होता है बेसिकली एम बी साइन थीटा, जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होता है पी ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन पी एंड ई। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हम कर चुके हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन एम एंड बी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, एम इंटू बी। तो मैक्सिमम टॉर्क अगर हम इसमें देखें, पहले अगर ये वाली एक्सप्रेशन यूज की जाए तो हम देखते हैं ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, लिहाजा इस पर टॉर्क है और वो इतना है जो हम पहले कर चुके हैं। फिर अगर इसी लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल माना जाए,
क्योंकि करंट कैरिंग लूप हमेशा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एम बी, वो ये है एम बी। तो इसका मतलब इस लूप के लिए टॉर्क की एक्सप्रेशन ये और ये दोनों सही है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं एन आई ए बी या एम बी इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो यहां बी और बी कैंसल्स, तो हमें क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू एन आई ए। अब अगर इसमें एक ही टर्न है तो n कितना होगा 1, तो m किसके बराबर आएगा I इंटू ए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अभी तक हम कैसे मेजर करते आए हैं, जरा बताइए। हम मेजर करते आए हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, तो कैसे मेजर करते आए हैं, शाबाश। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, यहां से भी m, तो आप कैसे इसको मेजर करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ ई पोल स्ट्रेंथ्स ऑफ ईदर ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2l, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट मान लीजिए। और यहां पर ये लूप भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, और हम यहां पर कह सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो तभी ज्यादा होगा जब इसकी करंट इसमें से ज्यादा होगी, तभी ज्यादा हो सकता है जब इसका एरिया ज्यादा होगा। और इसका डायपोल मोमेंट m इंटू 2l की बजाय हम I इंटू ए से मेजर कर सकते हैं। देखिए बार मैग्नेट जो है एक नेचुरल मैग्नेट है, और इसमें हम पोल स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ एक पोल का होता है, फिर डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हम मेजर कर सकते हैं। ये तो एक लूप है, इसका ए वाला फेस मान लीजिए नॉर्थ पोल है, और दूसरा वाला प्लेन, पीछे वाला प्लेन इसका साउथ पोल। मान लीजिए अगर ये लूप है तो ये यहां से इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि नॉर्थ पोल हो, और यहां से ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वहां से साउथ पोल हो। कब, अगर इसमें से करंट पास होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला प्लेन बिहेव करेगा लाइक नॉर्थ पोल और ये वाला प्लेन बिहेव करेगा लाइक साउथ पोल। अगर इसमें से करंट पास होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, तो ये वाला बिहेव करेगा एज साउथ पोल और वो वाला बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। बहरहाल तो यहां तो आप नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स क्या है, तो ये 2l की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा यहां पर डायपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मेजर करने का तरीका हमारे पास है I इंटू ए। आई बात समझ में। तो जितनी ज्यादा करंट इसमें से पास होगी उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, जितना इसका एरिया ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट का हमने वहां पर अभी तक, यहां पर हमने जो यूनिट दे दिया है वो क्या था, वो था जूल पर टेस्ला, ये यूनिट था इसका, ठीक है ना। यहां पर हम दूसरा यूनिट भी दे सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट को मेजर करेंगे एम्पियर्स में और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो अब आपने क्या याद रखा, अगर आपके पास एक नेचुरल मैग्नेट होता है या एक बार मैग्नेट जैसा मैग्नेट होता है, तो आप उसका डायपोल मोमेंट ऐसे मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स ऑफ ईदर ऑफ द टू पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डायपोल लेंथ, ठीक है। और तब आप जूल पर टेस्ला इसको यूनिट भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास एक मैग्नेटिक लूप, एक करंट लूप कैरिंग लूप हो जिसमें से करंट पास हो रही हो, वो भी बिहेव कर सकता है एज ए मैग्नेटिक डायपोल, और उसका मैग्नेटिक डायपोल बेहतर होगा कि अगर आप ऐसे मेजर करें, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। आई बात समझ में। तो ये एक छोटा सा मुझे दिखाना था आपको। अब इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कि हम कहां पहुंचते हैं। तो ये टॉपिक जो है अभी आगे बढ़ेगा और इसके हेल्प से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तक पहुंचते हैं जिसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। देखिए आमतौर पर जब ये ट्रॉन वगैरह पीछे नाम होता है, RON TRON, ये कोई पार्टिकल लगता है नाम से, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये कोई पार्टिकल नहीं है। ये क्या है आप देखते जाइए क्या है। देख लीजिए कि अगर आपके पास, मान लीजिए अभी आपने देखा जब किसी लूप में से करंट पास होती है तो वो लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। समझ लीजिए कि आपके पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है।
ठीक है, जैसा नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेगा तो ये कुछ करंट भी एस्टैब्लिश करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर टाइम लगता है टी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बनेगा ई बाई टी, तो ये तो एक करंट बनेगा, चाहे थोड़ी सी ही बने, बहुत ही कम बने, कंसिडरेबल करंट ना बने, एक बहुत ही मामूली सी करंट बने, लेकिन यहां पर बनती है जरूर कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में होगा इट विल एस्टैब्लिश सम करंट इन दैट ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट माना जा सकता है इसी लूप की तरह है जिस लूप में से करंट पास होती है। तो लिहाजा ये लूप जो है, ये ऑर्बिट जो है, ये भी बिहेव करेगा कैसा, कैसे, ये भी बिहेव करेगा लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये बन जाती हैं, ये इक्विवेलेंट होती हैं टू द फ्लो ऑफ करंट इन द ऑर्बिट, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये माना जा सकता है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसलिए ऑर्बिट जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इसको कंसिडर किया जा सकता है एक छोटे से करंट लूप की तरह, इसको माना जा सकता है एक छोटे से करंट लूप की तरह। तो हम अगर इस तरह से कहें कि भाई ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक छोटे से करंट लूप की तरह है, तो वो करंट लूप होता ही है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो हम इसको कह सकते हैं, ये इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल, यानी ये भी एक डाइपोल है, ये ऑर्बिट भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। इस एटम का मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिंपलिसिटी के लिए माना जा सकता है वैसा। तो अगर ये शाबाश इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस ऑर्बिट में, तो क्या होगा कि ये ऑर्बिट बिहेव करेगा लाइक ए लूप कैरिंग करंट, और इस लूप कैरिंग करंट जो होता है वो हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस ऑर्बिट विल ऑल्सो बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल। यहां पर लिखता हूं मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल। अब इसका भी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा, हाँ भाई होगा कि नहीं होगा। आप जानते हैं कितना डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बिल्कुल डाइपोल मोमेंट इसका भी होना चाहिए। चलिए मैं उसको m से डिनोट करता हूं फिर से, तो वो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए सीधे ही करंट इनटू एरिया, जितना इसमें से करंट पास होता है वो इनटू जो इसका एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ द ऑर्बिट जो है, ठीक है। अब जरा हम एक और चीज देख लेते हैं, अगर इफ करंट इज व्हाट, if this dipole moment is current into what area, then what is the current, value of current क्या है इसमें से। अगर मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो कितनी करंट एस्टैब्लिश करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो E है, ठीक है। अब जो उसको टाइम लगता है इस ऑर्बिट में पूरा चक्कर काटने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इसलिए उसका करंट जो है वो E/T बनेगा इंटू ए। तो डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, E/T इंटू ए, ठीक है। अब जरा इस T को देख लीजिए, ये T कितना हो सकता है, देख लीजिए ये T कितना, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, वो टाइम पीरियड किसके बराबर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि भाई T इज इक्वल टू जो इसकी डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की वो है 2πr डिस्टेंस डिवाइड बाय जो इसकी स्पीड रही, एंड सपोज दैट इज v, ठीक है ना। अब इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो v है, डिस्टेंस ट्रैवल की है ये, तो टाइम किसके बराबर होता है s डिवाइड बाय v, डिस्टेंस डिवाइड बाय जो स्पीड होगी, ठीक है ना। तो ये t जो है, इस t को यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा शाबाश m, हमें मिलेगा m इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहां पर अगर ये लिखूं इस तरह से 1/t किसके बराबर आएगा, v डिवाइड बाई 2πr। आसान थोड़ा सा आपको होगा समझना, तो ये देख लीजिए m
इज इक्वल टू 1/t किसके बराबर है, v डिवाइड बाई 2πr। फिर क्या है, इंटू ई। फिर क्या है, ए क्या है, ये ऑर्बिट का एरिया है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर ही माना जाता है। नाउ ये आपका m का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, एक ये r और ये कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू पाई इंटू ई इंटू वी इंटू आर डिवाइड बाई 2π, ये इस तरह से। अब अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा पाई इंटू ई एम वी आर, मैंने m से इधर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2π, और यहाँ भी m n कैंसिल, मुझे वापस वही मिलेगा। अब एम वी आर अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन, तो हमें वहां पर मिलेगा एम वी आर इज एल, तो हम लिख सकते हैं, शाबाश, m इज इक्वल टू पाई ई, एन एच बाई 2π होता है m l, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन से तो हमें मिलेगा यहाँ पर l डिवाइड बाई, शाबाश, 2πm। अब जरा आप देख लीजिए, एक ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पाई कांस्टेंट है, शाबाश, ई कांस्टेंट है, 2 ये तो कांस्टेंट है ही, पाई कांस्टेंट, ये पाई और पाई कैंसिल भी किया जा सकता था, बिल्कुल, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। सो ई एल डिवाइड बाई 2m ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो आपका ये है ई एल डिवाइड बाई 2m, तो देख लीजिए ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 तो कांस्टेंट है ही, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये m किस पर डिपेंड करता है, l पर। अब इस l को जरा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जो l का l जो जिसके बराबर है वो क्या है, वो है, शाबाश, l इज एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, इट इज NH डिवाइड बाई 2π। तो ये आएगा इस तरह से, है ना। आप जानते हैं ये बोर्स क्वांटाइजेशन से एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज NH बाई 2π, ठीक है ना। तो ये n क्या है, ये है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आप जरा देख लीजिए हम कहाँ पहुँचते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n इंटू ई एच डिवाइड बाई 2πm। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो, ई एच डिवाइड बाई 2πm, तो उसके लिए कांस्टेंट है। ये डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये पहले ऑर्बिट में कम होगा, दूसरे ऑर्बिट में ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट के लिए n क्या है 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए n क्या है 3, ये चीज तो कांस्टेंट है हर ऑर्बिट के लिए। तो इसका मतलब जब भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हो, अगर वो पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है इसके एटम का, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी ऑर्बिट है, तो उसी के हिसाब से इसका डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिटल डायपोल, जो मैग्नेटिक डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट होता है किसका, एक मैग्नेटिक डायपोल का या ऑर्बिटल डायपोल का। तो ऑर्बिटल डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल, ऑर्बिटल डायपोल क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल, ये क्या होता है, यानी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो इस तरह से वहां पर जब रिवॉल्व करेगा तो वो एक करंट माना जा सकता है कि करंट को एस्टैब्लिश करता है, और वो ऑर्बिट माना जा सकता है कि वो एक करंट कैरिंग लूप है। और कोई भी करंट कैरिंग लूप किस तरह से बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। तो कोई भी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, वो बिहेव कर सकता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह, और हम उसको ऑर्बिटल डायपोल कहते हैं शॉर्ट में, और अगर पूरा नाम लिया जाए तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल। उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो डिपेंड करेगा n इंटू दिस क्वांटिटी ई एच डिवाइड बाई 2πm। मतलब अगर किसी एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एटम, वो ऑर्बिट जो है उसका वो डायपोल की तरह बिहेव करेगा, उसका डायपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि n का वैल्यू वहां पर 1 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो n को दे सकते हैं वो 1 ही है। और दूसरे ऑर्बिट में n का वैल्यू 2, तो डायपोल मोमेंट, तो वो दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वहां पर भी वो एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा वो ऑर्बिट, और उसका डायपोल मोमेंट पहले से ज्यादा होगा। जब वो तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो फिर उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और भी ज्यादा होगा। तो कम से कम कितना हो सकता है, एक एटम का
एक डायपोल मोमेंट, यानी एक ऑर्बिट का ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट कितना हो सकता है कम से कम, वो तभी कम से कम मिलेगा जब हमारे पास इफ n इज इक्वल टू व्हाट 1, तो हमारे पास इस m का मिनिमम वैल्यू मिलता है, m इज मिनिमम, तो मैं m के साथ क्या लिखूंगा यहाँ पर मिनिमम, तो वो किसके बराबर होगा EH डिवाइड बाई 2 πm। अब आप जानते हैं कि ये जो है एक सारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स है तकरीबन, देखिए ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, H तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, 2 π एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट माना जाएगा। तो जब हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा शाबाश 9.27 इंटू -24, ठीक है ना, क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी छोटी वैल्यू जो है जब हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमने पहले ही देखा इसका यूनिट है, तो इसका छोटा, इसके जो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे कम वैल्यू जो इस डायपोल मोमेंट का आएगा वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा जो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब इसका देख लीजिए, एटम्स के पहले ऑर्बिट, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट, अब सोडियम का ऑर्बिट, लिथियम का ऑर्बिट, हर एक एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उनका साइज सेम नहीं होगा, मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट सेम नहीं होगा, एरिया भी सेम नहीं होगा, लेकिन उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा हर एटम के पहले ऑर्बिट में डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम ही होगा। समझ रहे आप, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट है, अब मान लीजिए ये दूसरा कोई एटम है उसका ऑर्बिट पहला ये है, और तीसरा ये कोई एटम और है उसका ऑर्बिट ये है, तो इसके ऑर्बिट का रेडियस या एरिया क्या है, कम, इसके पहले ऑर्बिट का रेडियस एरिया क्या है, ज़्यादा, इसके पहले ऑर्बिट का एरिया रेडियस क्या है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबका एक ही है, पहले ऑर्बिट में सबका एक ही है। तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट जैसा बन जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसको हम म्यू से, या म्यू बी का मतलब बोहर, ठीक है, म्यू बी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम मैग्नेटिक बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन अब क्या बन गया, बोहर मैग्नेट्रॉन जो है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल दीज कॉन्स्टेंट्स, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इट इज equal to the orbital magnetic moment of an electron circulating in an orbit with the smallest allowed value of orbital angular momentum। यानी जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो सकता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर इट इज magnetic dipole moment, that smallest value of the magnetic dipole moment that an electron has in the first orbit of its atom, that is called Bohr magnetron, and its value is constant। इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और जो हमने यहाँ पर बताया, और ये एक नॉन ऐसा यूनिट बन जाता है। ये नहीं आप, मतलब जिस तरह से हम कहेंगे कि भाई इसका डायपोल मोमेंट कितना है, 2 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, 3 बोहर मैग्नेट्रॉन्स, 4 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, जो डायपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का होता है किसी एटम के पहले ऑर्बिट में। आई बात समझ में, पहले ऑर्बिट में कितना होता है वो इतना होता है, ठीक है, और अब दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में इसको मल्टीपल कीजिए 2 3 4, तो उस तरीके से होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बन जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन। मैं फिर से एक बार आपको इसको आप नोट करना चाहें आप लिख सकते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन is defined or is equal to the orbital magnetic moment of an electron circulating in an orbit with the smallest allowed value of its ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का
स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा। क्यों? पहले और इसका क्या होता है, और देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगा, जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब होगा इलेक्ट्रॉन का, तब उसका जो डायपोल मोमेंट होगा, उस वक्त के उस डायपोल मोमेंट को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कह सकते हैं। या फिर इस तरह से भी कहेंगे, डायपोल ये बोहर मैग्नेट्रॉन वो डायपोल मोमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन के, जो एक ऑर्बिट का होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने, उसमें इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से जो एक ऑर्बिट का डायपोल मोमेंट होता है, उस वक्त कम से कम जो उसका वैल्यू होता है, उस वक्त जब वो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, जो उस वक्त उसमें डायपोल मोमेंट हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो उस ऑर्बिट का, तो उसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। उस वक्त उसका कम से कम डायपोल मोमेंट भी होता है, उस वक्त उसका कम से कम एंगुलर मोमेंटम भी होता है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा कि when the electron for the electron which is circulating in an orbit with the smallest allowed value of ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा जब उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जिस ऑर्बिट में उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, उस ऑर्बिट के लिए जो डायपोल मोमेंट होता है वही बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। वो किस ऑर्बिट में होता है? पहले वाले ऑर्बिट में। थैंक यू वेरी मच।